नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कुढ़नी में जाति जीतेगी या फिर उम्मीदवार उपचुनाव होने वाले हैं और इसमें दो ऐसे दल हैं, वीआईपी और एआईएमआईएम, जिन्होंने एंट्री मारी है। और ये एंट्री ही नहीं मारी है बल्कि इससे पहले गोपालगंज में जो हुआ उस रिजल्ट को लेकर साथ में है कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। तो महागठबंधन और एडीओ दोनों सावधान रहें क्योंकि हमारी एंट्री हो चुकी है। अब ऐसे में क्या इसे इनकैश किया जाएगा या फिर इसके बीच में कोई फॉर्मूला निकाला जाएगा या फिर इसमें तय और तमन्ना की बात भी होगी? क्या होगा इसमें अगर ये पार्टियां सामने आकर आ गई हैं तो किसको नुकसान पहुंचेगा या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इनकी एंट्री हुई है? तो ये मामला जो है बेहद सरल भी है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जाति साधने ये दल निकले हैं। जातिगत आधार पर उम्मीदवार बेड़ा पार लगाएंगे। उम्मीदवार से ज्यादा उम्मीदवार की जाति पर उम्मीद है। और एआईएमआईएम कुढ़नी में महागठबंधन का क्या खेला बिगाड़ देगी? कुछ सवाल इस तरीके के हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं फिर बहस पर आते हैं। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। जेडीयू और बीजेपी के बाद मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इन दोनों दलों के उम्मीदवार उतारे जाने के बाद कहा यह जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन और एनडीए को होगा, क्योंकि मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी बीजेपी का वोट काटेगी तो वहीं एआईएमआईएम के उम्मीदवार आरजेडी का एमवाई समीकरण बिगाड़ेंगे। हालांकि दावा मुस्लिम वोटर के साथ ही दूसरी जातियों के भरोसे का अपने अपने स्तर से किया जा रहा है। देश स्तर पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, अगर प्रचार नहीं भी करता है तो भी भूले बिसरे 2-4-5 हजार वोट तो चला ही जाता है ना। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, तो आश्वस्त है हम लोग कि वहां से जीत महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन के लोगों ने अक़लियत समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, उनका शोषण और दोहन किया है, उनका डेवलपमेंट और विकास नहीं किया है। और जो उपचुनाव हुए बिहार में वो इस बात की सदाकत है। और कुढ़नी के अंदर भी जो चुनाव होगा वहां भी अक़लियत समाज महागठबंधन को रिजेक्ट करेगा। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने ये कहकर महागठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है कि उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, जबकि आरजेडी को अपने वोट बैंक पर भरोसा है। कुढ़नी विधानसभा में सबसे पहले हमने घोषणा किया कि 16 तारीख को नामांकन करेंगे। वीआईपी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। बिहार में हमारे पास इतना अकेले वोट है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। लोकतंत्र में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पर कुछ चीजें जो पहले से स्थापित हो चुकी है वो जनता बहुत बारीकी से देख रही है। तो महागठबंधन का जो वोट है और महागठबंधन जो नीतियां हैं वो लगभग सभी लोग स्वीकार कर चुके हैं। कुढ़नी की लड़ाई वाकई बेहद रोचक बनती जा रही है। जातियों और धर्म में बटी इस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार किस जाति या धर्म के हैं ये जान लीजिए। जेडीयू के मनोज कुशवाहा समाज से आते हैं। बीजेपी के केदार प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं। एआईएमआईएम प्रत्याशी मुर्तजा अंसारी मुस्लिम हैं। वीआईपी के नीलाब कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। जाति के दावे भले ही किए जा रहे हों, लेकिन कुढ़नी के जंग का असल परिणाम ही बताएगा कि चुनाव मैदान में कौन कितना मजबूत है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कुढ़नी का जातीय समीकरण जानिए। जो लोग जानते हैं वो समझ पा रहे होंगे और जो लोग फिलहाल नहीं समझना चाहते हैं उन्हें यह पता होगा कि कब किस तरफ करवट कौन सी जाति ले ले, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब तो इलेक्शन में बदला लेने की भी प्रथा है कि भाई आपने मुझे वहां धोखा दिया तो फिर इस बार हम आपको बता देंगे बढ़िया तरीके से। हमारे साथ आज डिबेट में रामसागर सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अनुप्रिया प्रवक्ता जेडीयू से, देवज्योति प्रवक्ता वीआईपी से और संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम जरा संजय जी के पास ही चलते हैं। संजय जी जरा बताइए, कुढ़नी में कुढ़न किसको होने वाली है और कौन जीतने वाला है, किसकी नैया पार लगेगी? पुराने समीकरणों को देखते हुए 2020 को अगर हम देखें और इस बार जो 22 का जो हम खाका एक तैयार कर रहे हैं, एक कह सकते हैं कि छद्म एक डेटा तैयार कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, बाई इलेक्शन के अपने अंदाज होते हैं, अपने मिजाज होते हैं वोटर्स के। हाँ,
पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई होती है, इसलिए वो चाहती है पार्टियां कि ये परिणाम हमारे पक्ष में आए। तो हम 20 और 15 के अनुसार चीजों को न देखें, ये 22 है। और 22 में तो स्वरूप बदला है ना, गठबंधन का स्वरूप बदल गया। कल तक नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 20 का चुनाव जो ये लड़े थे तो ये तो एनडीए का वहाँ कैंडिडेट था और अनिल साहनी जी वहाँ चुनाव जीते थे। इस बार का समीकरण बदला है, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी हैं, 7 पार्टियों का महागठबंधन है, इसलिए स्वरूप तो इस बार अलग दिखेगा। रह गई बात कि जो जिस चीज़ को आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति जीतेगी या पार्टियां जीतेगी, इर्द गिर्द तो लग रहा है कि जाति के इर्द गिर्द का ताना बाना बुना गया है। कोई भी पार्टी जाति से इतर दांव लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। हर पार्टी उसी जातीय गोलबंदी के इर्द गिर्द अपने अपने तरीके से वो अपना पासा फेंकी है। परिणाम क्या आएगा ये तो हम लोग देखेंगे, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जो जातियों के जो छत्रप हैं, जो जातियों के तथाकथित नेता हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर लगेगी। अगर वो अपनी जाति का वोट दिलवाने में अपनी पार्टी को कामयाब नहीं रहे तो 2024 में अगर उनके अंदर में होगा कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, 25 में वो टिकट के दावेदार होंगे, तो उनकी प्रतिष्ठा जरूर पर दांव पर लग जाएगी। और एक नया जो जानकारी मुझे मिल रही है कि हर पार्टी जो उस जाति से आते हैं, जिनका वहाँ प्रभाव है या जो जातीय समीकरण परिणाम में चीज़ों को बदलेगा, उनको वहाँ जिम्मेवारी दी गई है। तो ऐसे में तो अभी वीआईपी के जो प्रवक्ता हैं देवज्योति जी तो इससे बच निकलेंगे, इस डिबेट से ही निकलेंगे बच के। देवज्योति जी क्या है कहना इस पर? जी देखिए, हम लोगों ने जो वीआईपी जो कुर्नी में चुनाव लड़ रही है, हमने एक साफ छवि, आप जात पात पे मत दे जाइए, हमने एक साफ छवि, एक ऐसा नौजवान को वहाँ हमारे नेता सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी ने जिस पे विश्वास जताया है कि जिसके नाना 4 बार विधायक थे, कुर्नी के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 1990 में निर्दलीय जीते हैं। निर्दलीय 1990 में जनता दल की वो लहर में उनके नाना में स्वर्गीय साधु शरण शाही जी निर्दलीय जीते हैं कुर्नी से। और जो हमारा उम्मीदवार है वो नौजवान है, साफ छवि का है। और हम तो कुछ इस तरह की खराब जिसको कहा जाता है, जिसके पर 4 गो केस है, किसी पे बलात्कार का केस है, किसी पे जो है घोटाला का केस है, तो फिर नाना को नाती से कैसे जोड़ दे रहे हैं? हम क्यों नहीं जोड़ दें? आज उसी जो 4 साल जो प्रतिनिधित्व किए हैं वो आ रहे हैं डॉक्टर राम सागर जी आ रहे हैं, रुकिए जरा। हाँ, चार बार जो जनप्रतिनिधित्व कर चुका है वहां पे, और विकास उनके नाना जी के बाद सही मायने में अगर जोड़ के आप देखिएगा तो कुर्नी की विकास नहीं हुआ। फिर तो आरोप आपके ऊपर परिवारवाद वाला भी लगेगा। चले जाइए, परिवारवाद तो हम परिवार, साधु शरण शाही जी तो कभी हमारे वीआईपी पार्टी में तो थे नहीं, ये परिवारवाद का है। लेकिन ये तो परिवारवाद भाई जो है वो पॉलिटिकल हुआ ना, फिर तो उन्हीं को दे रहे हैं। कोई आम कार्यकर्ता को क्यों नहीं दिया आपने टिकट? आपकी पार्टी में तो कई कार्यकर्ता होंगे। हम तो फिर से कह रहे हैं कि हमारे नेता के पास 17 बायोडाटा आया था, जिसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी का, 1 एमएलए का बायोडाटा है। अगर बोलिएगा मैं लाना भूल गया, वो सारा बायोडाटा हम दिखा देंगे, किस किस ने बीजेपी से भी टिकट मांगा था हमारे यहाँ। आपका नाम नहीं था उसमें? मेरा नाम किस के लिए सर? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि एक आम कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए। तो हम तो पूछ रहे हैं कि वीआईपी के जितने भी और कैंडिडेट्स हैं, खासकर जो कार्यकर्ता जो झंडा बरदार है, उन्हें मौका मिल जाता। नहीं, साफ बात है, हमारा हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी, जितने भी हमारे राष्ट्रीय समिति में, पार्टी में है, प्रदेश में है, सारे लोग को हम लोगों ने पूछा। एक दिन पहले हमारे नेता मुकेश सहनी जी मुजफ्फरपुर गए, वहाँ पे अतिथि होटल में मीटिंग किया। उन्होंने मीटिंग करके हर एक लोगों से पूछा कि भाई हम ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं, आप लोगों को कोई ऐतराज है? अगर कोई ऐतराज है तो बताइए। संजय जी के पास एक बार फिर चलते हैं। संजय जी, जब कोई पार्टी का बड़ा नेता पूछता है कि कोई ऐतराज है तो किसकी हिम्मत होती है बीच में बोलने की? संजय जी, अगर पार्टी का नहीं, वो तो अगर मुकेश सहनी जी अगर निर्णय लेंगे तो सही बात है कि वो कोई पार्टी में नहीं तय कर पाएगा कि हम इनके खिलाफ जाएं या कोई अपना विचार दे। वो तो ठीक है, वो तो उसके सर्वे सर्वा हैं, ये निर्णय लेंगे। लेकिन हाँ, एक बात से मैं सहमत हूँ
कि एक युवा चेहरा को अगर इन्होंने उतारा है, ठीक है, जातीय समीकरण के ही इर्द गिर्द इन्होंने खाका खींचते हुए उनको उतारा है, तो एक अच्छी शुरुआत है कि एक नौजवान को इन्होंने मौका दिया। ठीक है, बाकी लोग वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जनता देख चुकी है कि उनके किस तरह के वहाँ पर प्रयास रहे हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए। एक नया लड़का आया है, इसको इन्होंने उतारा है मैदान में, परिणाम क्या होगा वो अलग पार्ट है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि सारे कैंडिडेट को अगर आप आंकेंगे तो उसी जातीय खांचे में फिट बैठते हुए दिखेंगे आपको। उस जातीय खांचे से बाहर कोई पार्टी ने हिम्मत नहीं जुटाई है अपना कैंडिडेट देने का, चाहे वो पहले से। तो बीजेपी वालों से पूछ लें क्या, या कोई नया चेहरा हो। संजय जी, बीजेपी वालों के पास चलें क्या? राम सागर सिंह है हमारे साथ। राम सागर जी, जरा बताइए, जो आरोप राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते संजय कुमार लगा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, आरोप मत समझिएगा, बात जो कह रहे हैं, क्या एक आम जनता के मन में यही जो धारणा है, यही बात है कि आप लोग इस दलदल से निकल नहीं पाए और अपने दल को मजबूत करने के लिए वैसे ही कैंडिडेट को आगे किया जिससे आपको फायदा होगा? जी देखिए, चुनावी राजनीति में कोई भी दल उतरता है तो आज जो भी पार्टियां ये समझती है कि जाति और संप्रदाय के आधार पर राजनीति कर करके और हम जनता का दिल जीत लेंगे, वो मुगालते में रहते हैं। अब जनता काफी सजग हो चुकी है इन जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टियों को उनके दुकानदारी पर ताला लगाने का काम कर रही है। आप 14 के बाद से देखेंगे कि 14 में भी ये काम जनता ने की है और 19 में भी ये काम करने का काम की है। अब जो भी पार्टियां जनता के लिए काम करेगी उसी पार्टी को जनता आगे बढ़ाती है और गले लगाती है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। हमारी पार्टी जाति या संप्रदाय के आधार पर कोई भी योजना, आप केंद्र सरकार का देख लीजिए, मोदी जी का कोई भी योजना नहीं है। ये तो आप समझा रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो AIMIM के जो उम्मीदवार हैं, अगर वो उतरते हैं मैदान में, उन्होंने डाल रखा है, तो ऐसे में मुश्किल नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए? नहीं विवेक जी, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि मैं उस तरह की राजनीति को तिलांजलि देने का काम किया हूं और अन्य पार्टियों को भी कहता हूं कि धर्म और जात की राजनीति से ऊपर उठ करके काम करें। और जब से नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली राजनीति शुरू किया है, उसका लाभ भाजपा को मिला है। और जो बिहार के या अन्य प्रदेशों के भी लाभार्थी हैं योजनाओं के, वो उसी का लाभ हमको मिलता है हमारी पार्टी को, और गले लगाते हैं और हमको जिताते रहे हैं। 282 से 303 कर दिए। ठीक है, वो तो दूर की बात हुई ना, यहाँ पर तो चुनाव उपचुनाव की बात दोनों अलग अलग हो जाती है। डॉक्टर संजय के पास एक बार फिर आते हैं। डॉक्टर संजय, ये बताइए, ये दावा है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ रुकिए, ठीक है, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, एक मिनट। हाँ संजय जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम कह रहे हैं कि फर्क पड़ जाएगा। ये गोपालगंज से नहीं सीख पा रहे हैं, हमें वही नहीं ये मोकामा के जो चुनाव हुए हैं उसमें साबित हो गया है। हाँ। मोकामा में अब तो बांध के रहने वाले तो मोकामा का नाम ले रहे हैं, गोपालगंज नहीं ले रहे। कुर्मी चक के कुर्मी लोग बीजेपी को वोट किए, नहीं तो राम सागर जी, आप एक ही जगह का नाम क्यों ले रहे हैं? अरे आपको और महागठबंधन को तो बड़ी चोट पहुंचाई ही। आप देखिए ना कि किस तरीके से अब नीतीश जी का वोट रहा नहीं, चूंकि अब उनको जाता हुआ देख रहा है। कुर्मी समाज के लोग भी, धानुक समाज के लोग भी, और कुशवाहा को भी नहीं देख रहा है सत्ता में आते हुए। उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से फेंक दिया गया है, तो उस समाज के लोग भी देख रहे हैं। तो ये ले तो लिए हैं सीट, लेकिन जिता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये धोखा दिया है जदयू वाले गोपालगंज में उनको, तो वो कुढ़नी में धोखा देंगे और कुढ़न पैदा करवाएंगे इनको। चलिए, डॉक्टर राम सागर ने अपनी बात तो कह दी, लेकिन डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ है। डॉक्टर संजय कुमार, जरा हमें क्लियर कीजिए, ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एंट्री होने दीजिए। नहीं, ये तो अपनी बात करेंगे, चूंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, तो क्या कहेंगे कि फर्क पड़ जाएगा? ये तो कहेंगे ही कि फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये लिटमस टेस्ट होगा कि वहां पर जाति जीतेगी या विचारधारा या पार्टी जीतेगी, तो ये तो तय हो जाएगा ना। ये मैं तो कह रहा हूं कि उस सांचे से, उस खांचे से ये लोग निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? केदार गुप्ता जी हार गए थे 20 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के, क्यों नहीं कोई नए कार्यकर्ता को उन्होंने उम्मीदवार बनाने की हिम्मत दिखाई? वैश्य समाज का वोट जो है वो सेकंड नंबर पर वहां आता है। बिल्कुल। तो हिम्मत करते हैं कि चलिए हम वैश्य समाज से न देकर के किसी और समाज से कोई कैंडिडेट उतारेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हो। ये नहीं हिम्मत जुटा पाएंगे,
इसीलिए मैं बता रहा हूं कि बात ये जितनी भी विचारधारा की, सिद्धांत की, ये कर ले, जहां पर जिताऊ कैंडिडेट लगेगा, जहां पर इनको लगेगा कि वो जो समीकरण है, जातीय समीकरण फिट बैठता है, दाव वहीं पर लगाएंगे। लेकिन व्यवहारिक तौर पर जब बोलने की बात होगी तो कहेंगे कि हमारी पार्टी जो है वो जाति सीमा से अलग हट करके, और जब हमारा पार्टी का कैंडिडेट होता है तो सारी जातीय सीमाएं टूट जाती हैं और लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ठीक है, कुढ़नी का परिणाम आएगा, उस दिन भी हम लोग बात कर लेंगे कि क्या जातीय जकड़न रहा या जातीय सीमाएं टूट गई। चलिए अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, संजय जी, अनुप्रिया जी आ गई हैं। तो अनुप्रिया जी, जिन पर अभी राम सागर जी आरोप लगा रहे थे, उससे पहले अनुप्रिया जी, ये है कि कुढ़नी में जाति जीतेगी या उम्मीदवार, और जो कैंडिडेट आपने लाकर खड़ा किया है सामने, तो क्या सोच इसके पीछे रही? क्या उम्मीदवार जीतेगा या फिर ये जो आपके जाति है जिस पर लगातार इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, तो वहां जीत होगी? देखिए, ये जो चुनाव है, अभी कुछ दिन पहले हमने मोकामा और गोपालगंज चुनाव को भी हमने देखा है। जी जी, कोई बोल रहे हैं? नहीं, राम सागर जी नहीं बोल रहे, आप बोलिए, अनुप्रिया जी बोलिए। ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी हम लोग ने उपचुनाव को देखा है, मोकामा और हम लोग ने गोपालगंज को देखा है। बिहार में अगर चुनाव हो रहा है और महागठबंधन अगर चुनाव लड़ रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हम अपने कार्य के आधार पर जनता के बीच है, और जब भी चुनाव लड़ा जाता है कार्य के आधार पर लड़ता है, कोई जाति या समुदाय नहीं लड़ता है। जो जनता के बीच में कार्य कर रहा होता है, जो जनता का जनप्रतिनिधि होता है, जनता के लिए जो काम करेगा उसी को निश्चित तौर पे जनता चुनती है। ये तो साहित्य वाली बात है, इसके उलट जो अंदरूनी बात है वो बताइए, जो अभी कहा जा रहा है। ठीक है, एक तरफ बीजेपी ये करे कि हमारे पास एक बड़ा जो हमारा जो एक बैकअप फेस है वो हमारा काम आएगा। हम ये कह रहे हैं कि क्या नुकसान नहीं होगा AIMIM के अंदर उतरने से इस युद्ध में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही यही है, वह जाति धर्म पे ही राजनीति करती है। कभी भी उन्होंने विकास की राजनीति किया ही नहीं है। तो वो जब चुनाव उनके सामने होगा, विकास की बात होगी, तो वो निश्चित ही घबराएंगे ना, और जाति के मुद्दे पे वो बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी, और हम अपने विकास के साथ में, न्याय के साथ विकास जो कर रहे हैं, चौतरफी विकास के साथ में हम अपने बिहार में हैं, और इसी विकास की राह के साथ में हम चलेंगे बिहार की जनता के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी के ये चेहरा है, ये राज्य भर में नहीं, ये देश भर में देखने को मिलता है। अगर वर्तमान में अगर बिहार की आप गतिविधि को देखेंगे तो फिर आप पर भरोसा कैसे होगा? आप पर भरोसा कैसे होगा? कभी बीजेपी, कभी RJD। हम देखिए, बीजेपी और RJD एक मैं सुन नहीं पा रही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर राम सागर जी, आप जहाँ बैठे हैं ना, डॉक्टर राम सागर जी, जहाँ जिस कार्यालय में आप बैठे हुए ना, वहां पर आवाज गूंज रही है। तो हो क्या रहा है कि आपकी आवाज थोड़ा हॉलो टाइप की आ रही है, गूंज रही है। ठीक है, इसे हम बाद में सुधार लेंगे। हाँ, अनुप्रिया जी बोलिए। अनुप्रिया जी, देखिए, किसी भी तरह की इनकी कूटनीति, इनके धर्म की करने वाली राजनीति बिहार की जनता पे कभी नहीं चलेगी। और मैं बता दूं कि बिहार की जनता अपने अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ कभी होते हैं, हम RJD के साथ हैं, हम तब भी हर परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य होता है। 2005 से 2022 में हम हैं, और हम हमेशा अपने काम की चर्चा किए हैं। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषणों में कहा है 2020 में कि भाई ममुख्यमंत्री जी का कार्य है जिससे बिहार की जनता उनको सपोर्ट कर रही है, महिलाओं का सपोर्ट है। तो कुछ महीनों की तो बात है, कुछ महीने पहले तो आप कहाँ थे? कुछ महीने पहले तो आप बीजेपी के तो साथ थे। अपने कार्यों के आधार पे हम देखिए, हम यहाँ गठबंधन की बात नहीं करें, यहाँ करें माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य के आधार पे हम जनता के बीच में हैं। और कि हमारे पीठ में छुरा मारा गया है, अनिल सहनी जी से कैसे निपटेंगे और शेखर सहनी से कैसे निपटेंगे ये लोग? देखिए, हम बोल तो रहे कि आप इसी तरह की कूटनीति कर सकते हैं। कभी आप विकास की बात करेंगे भी क्या? कभी आप बोलेंगे कि युवाओं को आपने रोजगार से वंचित क्यों रखा है? आज माननीय प्रधानमंत्री, आज मुख्यमंत्री जी ने बिहार में ऐतिहासिक मंच पे 10,000 नौकरी बांटा है। आप इस पर कोई बात नहीं करेंगे, आप जाति पे बात करेंगे, आप धर्म पे बात करेंगे। ये आपका चेहरा है, और आप इस तरह की कूटनीति से यहाँ बिहार की जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी। चलिए, राम सागर जी ने अपनी बात कह दी है, लेकिन यहां पर समझना जरूरी ये है कि आखिर जातिगत आधार पर उम्मीदवार क्या वही बेड़ा पार लगा सकते हैं? जो इमेज है, संजय जी हम आप तक आएंगे और आपसे ये सवाल पूछेंगे कि जो इमेज एक नीतीश कुमार की रही है,
या फिर जो पब्लिक समझ रही है, पब्लिक डोमेन में जो बात जा रही है, उस पर कैंडिडेट्स तो खड़े हैं, लेकिन पीछे कौन खड़ा है उस पर विशेष तौर पर नजर है। और जो वोटिंग होगी उसमें दो चीजें निर्णायक हो जाएंगी। तो हम चाहे, एक मिनट सर, एक मिनट, राम सागर जी एक मिनट रुकिए। तो कैसे ये निर्णय होगा, आम जनता के लिए कितना ये हौच-पौच होगा या कितना सरल होगा? देखिए, मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि पार्टियों को मुद्दे सूट नहीं करते हैं। अगर मुद्दा आधारित अगर चुनाव हो तो जनता सवाल पूछने लगती है, तो उनको जातीय गोलबंदी सूट करती है, क्योंकि वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं और जो उनके जातीय अस्मिता का याद दिलाते हैं, जातीय गौरव की बात कराते हैं, कहते हैं कि आपकी जाति का कैंडिडेट है, फिर आपके बीच में क्या हमें मेहनत करनी है, हम जरा दूसरे लोगों का समर्थन लें। तो बिहार इसके इर्द गिर्द घूमता है तो मुद्दे गौन हो जाते हैं। और ये कोई एक पार्टी के लिए नहीं, सारी पार्टियों को ये सूट करता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जातीय जकड़न से जब तक बिहार नहीं निकलेगा, मुद्दे पर जिस दिन, ठीक है, हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट दी है, ठीक है, वो तो कोई जाति से ही कैंडिडेट होंगे, उसी को वो रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर वो पार्टियां मुद्दा को लेकर के जाती है क्षेत्र में कि ठीक है, अगली बार हम 25 में फिर चुनाव में वो जाएंगे ना कि इन मुद्दों पर आप हमको वोट कीजिए, अगर हम परिणाम नहीं देंगे अगली बार, हम फिर अगर पार्टी कैंडिडेट बनाए नहीं बनाए, हम आपके बीच में चुनाव लड़ने नहीं आएंगे, वोट मांगने नहीं आएंगे। जिस दिन मुद्दों पर चुनाव होने लगेगा, बिहार बेहतर हो जाएगा, बिहार जो है वो बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा। चलिए, मुद्दों पर चुनाव होते ही कहां है? यहां पर तो बिहार में जाति के समीकरण ही रचे जाते हैं। तो इंतजार कीजिए, ठीक है। डॉक्टर संजय कुमार ने कहा है कि रिजल्ट आने दीजिए, तब ये और भी क्लियर हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए इस कार्यक्रम में और बहस का हिस्सा बनने के लिए। लगातार खबरें जारी हैं।